चलिए, है ना। तो हमने क्या स्टार्ट किया था लास्ट क्लास? सेल स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था बताइए? स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सेल को हमने शुरू किया था, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि सेल क्या होती है, कैसे वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और कैसे वो एक फंक्शनल यूनिट होती है ना। जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, तो मैं उन्हें लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। प्लस हमने बताया था कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या की थी बताइए? कोशिका की खोज की थी 1665 में। इसके बाद ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया था। तंबाकू में एक रोग होता है जिसको मोजैक कहते हैं, और मोजैक एक प्रकार का जो है तो बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया सेल के बारे में सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने बताया था। फिर श्लाइडेन और श्वान ने कोशिकावाद के बारे में बताया था। कोशिकावाद क्या होता है आप सभी को पता है कि कोशिका के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। इसके साथ अब समय के साथ साथ सेल क्या होती गई बताइए? कॉम्प्लेक्स होती गई, ठीक है। समय के साथ साथ अब सेल क्या होती गई बताइए? कॉम्प्लेक्स होती गई, ठीक है। और इसके बाद अब सेल जैसे कोई भी चीज़ शुरू में रहती है तो सबसे सिंपल होती है, सबसे सिंपल होती है। तो जो सबसे शुरू की सेल थी, जो सबसे सिंपल थी, उसे आपकी जो है तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है बताइए कहा गया, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम कोशिका चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं, है ना। तो सेल, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। अब कोशिका में मुख्य रूप से हम देखें तो तीन पार्ट होते हैं, इसे जो बांटा गया है मुख्य रूप से, ठीक है। तो तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज कोशिका भित्ति, इंग्लिश में सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जैसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। दीवार को क्या कहते हैं? वॉल, है ना। भित्ति मतलब होता है दीवार, ठीक है। भित्ति यानी क्या होता है बताइए? दीवार होता है, ठीक है। इसी के साथ इसमें फिर पाई जाती है क्या बताइए? कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। आप सभी लोग सुबह की क्लास भी आ सकते हैं जिसमें मॉडर्न इंडिया चल रहा है, 10 से 11 मॉडर्न इंडिया चल रहा है। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में उसकी टीचमेंट आईडी भेज दी है। उस आप टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसकी वो पर्टिकुलर आईडी पेस्ट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है, और कैसे करना है तो आप यूट्यूब में सीख सकते हैं, है ना। उसका मैंने वीडियो भी भेजा है, बहुत सिंपल है, 1 सेकंड का काम रहता है, ठीक है। तो एक होती है सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आखिर सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति या दीवार क्या होती है, ठीक है। तो नाम से ही पता है कि ये दीवार है ना। और दीवार किसी भी चीज में क्या काम करती है, ठीक है। किसी भी चीज में जो दीवार है वो क्या काम करती है? उसको दृढ़ता प्रदान करती है। क्या करती है बताइए? किसी भी चीज को वो दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है या मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। दृढ़ता या मजबूती प्रदान करती है, ठीक है। दीवार का काम क्या होता है? उसको, है ना, एक स्ट्रक्चरल रूप से स्ट्रांग बनाना, दृढ़ता या मजबूती प्रदान करती है। तो देखिए आपकी जो सेल है, ठीक है ना। तो जो सेल है आपकी, तो ये सेल के स्ट्रक्चर में जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है, जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है, वही आपका क्या होता है बताइए? सेल वॉल होता है, ठीक है। ये अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जब जाएंगे और बताएंगे इसके बारे में, तो मुख्य रूप से ये प्राइमरी, सेकेंडरी, मेडुला और टर्शरी होती है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, मेडुला और टर्शरी होती है ना। इसकी और डिटेल में हम मतलब स्टडी करेंगे तो इस प्रकार की। और प्राइमरी पहली, सेकेंडरी दूसरी, फिर मेडुला और टर्शरी, ठीक है। तो जो मेडुला होती है ना, तो ये बीच का जो लिक्विड का पोर्शन होता है ये होता है ना। यही इसको सॉफ्ट या हार्ड बनाने का काम करता है। किसको? आपकी सेल वॉल जो है ना। जैसे आपकी घर की क्या होगी? दीवार।
तो जो दीवार है, तो दीवार जैसे आपका एक कमरा हो गया है ना, तो कमरे की दीवार या घर की दीवार क्या कर रही है, एक सुरक्षा को प्रदान कर रही है, दृढ़ता को प्रदान कर रही है, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर पोर्शन हम आते हैं, तो इसके अंदर का ये जो पोर्शन रहता है, तो ये इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, यानी कि दूसरा पोर्शन। तो ये दूसरा पोर्शन है हमारा कोशिका झिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, बेसिक रूप से सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है आप लोगों को पता है। तो एक तरह से अगर मैं कोशिका भित्ति को बोलूँ, ये एक दीवार है जिसका काम मजबूती देना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक झिल्ली होती है, क्या होती है, एक प्रकार की झिल्ली होती है। वो ये देखती है कि किस पदार्थ को अंदर आना है या नहीं है, किस पदार्थ को अंदर आना है। जैसे दरवाजे में बाहर आप एक पर्दा लगा देते हैं, तो पर्दा क्यों लगा देते हैं, ताकि वो डिसाइड करता है किसको अंदर आना है या नहीं आना है। अगर व्यक्ति आएगा तो उसे आने देगा, लेकिन उसके अलावा अगर धूप धूल धुआं आएगा तो इन सब चीज को वो क्या करता है, पर्दा नहीं आने देता है। झिल्ली क्या काम करती है, झिल्ली यही काम करती है। यानी कि मुख्य रूप से अगर हम बोलें सेल मेम्ब्रेन, तो ये पदार्थों यानी कि जो सब्सटेंस रहते हैं उनका क्या करती है का आवागमन, यानी कि आना जाना उनका, ठीक है। आवागमन उनका आना जाना क्या करती है बताइए, ये तय करती है, ठीक है, कि किस चीज को लेना है अंदर, किस चीज को नहीं लेना है, ठीक है। जैसे इस सेल के अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस सेल के अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, O2 को लेता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। तो वो उसको वो आने देगी, ऑक्सीजन को क्या करेगी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे आपका जैसे सपोज मान लो यहाँ पे आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को ये जो O2 है, तो O2 को ये आने देगी क्योंकि O2 की आवश्यकता है इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। क्योंकि सेल सेल के अंदर ही क्या होता है बताइए, दहन होता है, ठीक है। यहाँ पे किसका दहन होगा बताइए, ग्लूकोज का, यानी कि C6H12O6 का यहाँ पे क्या होगा, दहन होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे दहन होगा, किसी भी चीज को दहन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, O2 की, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये तो बेसिक है, आपको पता है। किसी भी चीज को दहन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, O2 की। O2 को आने देगा, जब O2 को आने देगा तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, ग्लूकोज को दहन करेगा, तो आपको एनर्जी मिलेगी। और इसी दहन के साथ, ठीक है, क्या रिलीज होगी बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा। तो जो एक्सेस मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होगी, तो जो एक्सेस में बनाएगा, तो इस एक्सेस को क्या करेगा बताइए, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, बाहर जाने देगा। मतलब आप फंक्शन समझ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का क्या है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या तय करता है, सॉरी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या तय करती है, पदार्थों का आवागमन, मतलब किस पदार्थ को अंदर लेना है और फिर उसे बाहर करना है। तो O2 को ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन, ये जो अंदर वाली झिल्ली है, बाहर वाली तो भित्ती दीवार हो गई, तो ये अंदर झिल्ली ये O2 को आने देती है, और इसको सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज का दहन करता है। दहन करने के बाद जो एक्सेस मात्रा में CO2 और H2O रह जाती है, तो उसको वो बाहर निकाल देता है। यही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो कहाँ जाती है, लास्ट स्टेज में आपके फेफड़े के पास जाती है और आप उसे बाहर कर देते हो। और जो एक्सेस H2O रहता है वो भी क्या निकल जाता है बताइए, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे जो लिक्विड, यानी लिक्विड का जो ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि आवागमन हो रहा है, यहाँ दो चीज का अब देख रहे हैं, ये गैस के रूप में और ये लिक्विड के रूप में। तो यानी कि जो आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, यानी कि जो द्रव है, ठीक है। तो जो द्रव में आवागमन होता है या ट्रांसफर होता है, आवागमन, या इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर। तो द्रव में जो आवागमन और ट्रांसफर होता है वो कौन सी विधि से होता है, ऑस्मियस यानी कि परासरण, ऑस्मियस परासरण विधि से होता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ऑस्मियस कहते हैं। तो ऑस्मियस मेथड से होता है, ठीक है, ऑस्मियस मेथड या परासरण विधि से होता है। किससे होता है, परासरण विधि से होता है या ऑस्मियस से होता है, ठीक है। जबकि लिक्विड के बाद, ठीक है, लिक्विड के बाद जो गैस है ना,
तो गैस में जो आवागमन होता है या ट्रांसफर होता है वो कौन सी मेथड द्वारा होता है? तो विसरण मेथड द्वारा या विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। अब परासरण यानी कि ऑस्मियस और विसरण क्या होता है, तो इसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है ना, जिससे आपकी कंसेप्ट लेवल में हर एक चीज की जो है क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो परासरण ये क्या होता है देखिए। ठीक है, तो यानी कि प्रति इकाई आयतन में, हाँ बोलिए, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है, बता दीजिए। पुष्पेंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई कंफर्म कर दे, बता दे कोई। यस सर। हाँ, परासरण। ठीक है, तो अब परासरण क्या होता है समझो। ठीक है, तो देखो, प्रति इकाई आयतन में जो आ रही है। अणु है, ठीक है, प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में, प्रति इकाई आयतन में जो मॉलिक्यूल हैं, जो अणु हैं, उसका मतलब उसकी सांद्रता से। ठीक है, तो जिस जिसमें प्रति इकाई आयतन में अणु कम है तो उसकी सांद्रता कम होगी, और जिसके प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उसकी सांद्रता क्या है? ज़्यादा है। तो परासरण विधि है ना, फिर से समझना, प्रति इकाई आयतन यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल अधिक हैं, मॉलिक्यूल अधिक हैं तो इसका मतलब उसकी सांद्रता ज़्यादा है, सीधा सा कॉमन सेंस। और प्रति की इकाई आयतन में अगर अणुओं की संख्या कम है तो उसका मतलब है उसकी सांद्रता कम है। तो परासरण में क्या होता है कि जो अधिक सांद्रता, ठीक है, जो द्रव का गमन होता है परासरण में, परासरण विधि में क्या होता है, द्रव का गमन होता है, तो अधिक सांद्र, तो कोई भी दो विलयन है, तो कोई भी दो विलयन है तो उसमें अणु का गमन कैसे होता है? अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की तरफ जाता है। ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, तो H2O ज्यादा व एक्सेस मात्रा में बन रहा है तो उस H2O को वो क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है, उस H2O को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब विसरण में क्या होता है? विसरण आपका किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है, ये किस में होता है? लिक्विड में होता है। और ये किस में होता है? गैस। तो गैस में उल्टा होता है, यहाँ कम सांद्रता, ठीक है, जो गैस होती है, तो कम सांद्रता से कहाँ जाती है बताइए? अधिक सांद्रता की ओर जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? विसरण विधि। जैसे इसका मैं उदाहरण दे दूं, तो उदाहरण आपका क्या बताइए? सांस लेना। कैसे? सर जैसे, सांद्रता मतलब हम्म, डेंसिटी। नहीं नहीं, डेंसिटी यानी घनत्व होता है, सांद्रता का देख लीजिएगा गूगल में। कल से मैं थोड़ा सा ध्यान अच्छा रखूंगा, ओके वो इंग्लिश के भी वर्ड्स आपको साथ में लेके चलूंगा। ठीक है, ओके 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 हाँ, ठीक है सर हाँ। तो हाँ, बात ये है कि अब जैसे विसरण है यानी कि गैस है। ठीक है, तो अब गैस कैसे जा रही है? ठीक है, तो गैस हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाती है। कैसे? मैं प्रूफ करके बताता हूँ। इसका उदाहरण है सांस लेना। जैसे आप सांस ले रहे हो तो आपने सांस ली, यानी आपने सांस कम ली लेकिन आप छोड़ी ज्यादा, है ना, तो यही गैस का मेथड होता है। ठीक है, तो गैस में विसरण कैसे हो रहा है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। आप सांस लेते हो कम, छोड़ते क्या हो बताओ? ज्यादा लेते हो। और ये कैसे हो रहा है? ये सब ये ऑटोमेटिक होता है, अनायास होता है। अतः जो विसरण की जो आपकी क्रिया होती है तो ये गैसों का आदान प्रदान होती है, और ये क्या है बताइए? मतलब अनायास होती है। तो इस तरह से आप क्या समझे बताइए? आपने ये समझा कि जो सेल है तो उसका पहला पार्ट हमने समझा अभी, है ना, एकदम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है। कक्षा 5 के बच्चे को भी आप बैठाएंगे तो वो उसको सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है। ठीक है, तो सेल वॉल बाहर की रहती है, बाहर की जो दीवार है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, अंदर जो रहती है झिल्ली। वॉल का काम मजबूती प्रदान करना, जबकि झिल्ली जो है, तो झिल्ली को अगर मैं एक शब्द में डिफाइन करूं तो इसे हम छन्ना कह सकते हैं। क्या? छन्ना। छन्ना मतलब ये छानती है किस चीज को लेना है और किस चीज को वापस करना है। तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो O2 को लेता है। O2 को क्यों लेता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास यहाँ पे जो ग्लूकोज रहता है उसका दहन करना होता है, इससे एनर्जी निकलती है। इसका दहन करता है तो CO2 और H2O निकलते हैं।
CO2 और H2O की एक्सेस मात्रा को फिर ये क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो O2 लेता है और CO2 और H2O एक्सेस मात्रा को बाहर करता है। ये काम कौन कर रही है बताइए, सेल मेम्ब्रेन कर रही है, ठीक है। अब इसमें जो लिक्विड है, H2O लिक्विड हुआ, CO2 गैस है। तो लिक्विड जो है तो उसका क्या होगा बताइए, आवागमन कैसे होगा, परासरण से होगा, और गैस का आवागमन विसरण से होगा। अब लिक्विड में परासरण कैसे होता है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। विसरण कैसे होता है गैस में, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाती है, ठीक है। अब हम कोशिका के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, दैट इज पार्ट 2। तो अब इसमें जो पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में रहता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो जो आपकी सेल है, तो सेल के अंदर जो भी उपस्थित रहते हैं, सेल के अंदर जो भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है, द्रव्य, वही आपके क्या कहलाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अब कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं, तो इन डिटेल आपको समझ में आएगा सारी चीज। ये कोशिका द्रव्य के अंदर एक होता है कोशिकांग, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और एक होता है केंद्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर है। अब जो साइटोप्लाज्म रहता है, यानी कि कोशिकांग सर रहता है। हाँ बोलिए। सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और मुझे जुकाम इतनी ज्यादा हो रही है, तो दोनों प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। चलिए मैं तो मैं आपको, क्लास हाँ हाँ मैं आपको रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग मिल लेक्चर, जाएगी सर? हाँ हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब जो कोशिकांग है, ठीक है, यानी कि कोशिकांग का मतलब ही हुआ कोशिका के अंग, है ना। इसको दो पार्ट में कैसे बांटा गया है कि इसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो वो केंद्रक हो जाएगा। मतलब कोशिका द्रव्य यानी अब कोशिका के अंदर, है ना। जैसे द्रव्य की बात करें, मैटर, ये ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी, गैस में भी, ठीक है। तीन अवस्था होती है द्रव्य की, ठीक है। तो अब कोशिका द्रव्य में मतलब इसे इस प्रकार से बांटा गया है। क्यों कोशिका द्रव्य बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो हो जाएंगी, और प्लस अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, तो वो हो गया कोशिका द्रव्य। मतलब आप कहने का मतलब समझ रहे हो ना, उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है या जो भी मैटर है, तो इसलिए इस तरह से कोशिका को मतलब आपके समझने की दृष्टि से ये क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसलिए इसे रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। क्योंकि देखो बच्चों, छठवीं से लेकर के आज तक बचपन से सब चीजें रट ही तो रहे हो। इसीलिए जब आज PCS जैसे एग्जामों की बात आती है, तो पता चलता है आगे पाठ पीछे सपाट हैं हम। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को समझा नहीं है ना, और जब तक चीजों को समझोगे नहीं तब तक लिखोगे नहीं, है ना। यानी कि पढ़ने की जो प्रोसेस होती है वो सही नहीं थी। अब इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका फेलियर नहीं है, आपको पढ़ाए गए अभी तक उन शिक्षकों का फेलियर है जिनने आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब चलिए कोशिकांग की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को इन शॉर्ट डायग्राम बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना जाए। कोशिका द्रव्य यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या रहता है देखो, एक होता है कोशिकांग जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक होता है केंद्रक। तो जो कोशिकांग रहता है, तो इसे भी हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, या इसके अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक उपापचय में सक्रिय, यानी कि एक्टिव इन मेटाबॉलिज्म, इंग्लिश वाले लिखेंगे एक्टिव इन मेटाबॉलिज्म, उपापचय में सक्रिय। और एक होता है निष्क्रिय,
एक होता है उपापचय में सक्रिय यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में एक्टिव होते हैं, जो भाग लेते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं, तो वो निष्क्रिय कहलाएंगे, डीएक्टिवेट। एक एक्टिवेट इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और दूसरे डीएक्टिवेट, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में होता है आपका केंद्रक झिल्ली, है ना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे वहाँ पे आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो यहाँ पे जो केंद्रक होता है ना आपका बीच वाला, तो इसमें भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर पाया जाता है आपका आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अब उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, तो थोड़ा सा समझ लो, आप लोगों ने देखा है ना कि किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है, किसी का मीडियम होता है। आपने देखा होगा कोई बहुत समय के बाद भी दुबले से मोटा नहीं होता, कोई मोटे से दुबला नहीं होता, और कोई बहुत जल्दी जल्दी दुबला भी हो जाता है, मोटा भी हो जाता है ना। ये सारी चीज़ें उसके शरीर में होने वाली सबसे लो लेवल में, सॉरी बेसिक लेवल में, सबसे डीप लेवल में जाएं तो सेल लेवल में हो रही है, यानी कि दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को मैं आपको सबसे सरल भाषा में बताऊं तो नई सेल का बनना व पुरानी सेल का नष्ट होना, यही क्या कहलाता है बताइए, मेटाबॉलिज्म। क्योंकि आपके शरीर में सेल का निर्माण निरंतर होता रहता है, पुरानी सेल मरती जाती हैं और नई सेल बनती जाती है, और ये प्रोसेस आपके शरीर में क्या है बताइए, चलती रहती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बताइए, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में मैं बोलूँ तो नई सेल का क्या हुआ बताइए, बनना, और ओल्ड सेल यानी कि पुरानी सेल का क्या है बताइए, नष्ट होना, खत्म होना ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का क्या है, प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इस क्रिया के लिए, अब ये क्रिया करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे, तो इस मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो भी कोशिका के यानी कि कोशिकांग के पार्ट उसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे, तो उन्हीं को हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म में एक्टिव है। अब कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं ये काम को करने के लिए, यानी कि नई सेल को बनाने और ओल्ड सेल को खत्म करने में, कोशिकांग कोशिकांग के कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म में एक्टिव होते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं इसमें, तो इसमें भाग लेता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लिखते भी जाएंगे साथ में सुनते भी जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है, ठीक है। और क्या भाग लेता है, राइबोसोम भाग लेता है ना। ये सब उसी के अंदर के पार्ट हैं, जो कोशिकांग है ना, जो कोशिका द्रव्य फैला हुआ है, तो वहीं पे ये सब है, ठीक है। राइबोसोम भाग लेता है, ठीक है, एक्टिव इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। एंड सेंट्रीओल, है ना, इन्हें के बारे में हम पढ़ेंगे। सेंट्रीओल भाग लेता है, ठीक है। सेंट्रीओल के बाद आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम, है ना, हिंदी इंग्लिश में ये एक ही नाम है ना, इनको इंग्लिश में पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर लिपिड भाग लेता है, ठीक है। लिपिड के बाद हम बात करें तो लवक भाग लेता है, ठीक है ना। तो गाल्जी काय भाग लेता है, ठीक है, गाल्जी काय, है ना, ठीक है ना। तो ये सारे मतलब मूल रूप से जो है वो क्या करते हैं, एक्टिव इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेते हैं, क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में ये क्या करते हैं बताइए, पार्ट लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब जो पार्ट नहीं लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, डीएक्टिव, यानी कि जो एक्टिवेट नहीं है। तो जो भाग नहीं लेते हैं वो क्या, यानी कि अब जो आपके शरीर में उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा, क्या निकलेगा आपके शरीर में, जो मतलब मटेरियल निकलेगा, उत्सर्जी, एक्सक्रीटरी, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ, है ना, तो वो हो गया आपके शरीर से जो निकलता है। इसी के साथ आप कुछ चीज़ें खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वो पाचन होने के बाद जो चीज़ें निकलती हैं वो हो गया, यानी कि आपका अपशिष्ट पदार्थ, दैट इज वेस्टेज मटेरियल। उसके बाद आपका संचित पदार्थ, सेल में ही क्या होते हैं, ये संचित होते हैं। जैसे आपके लीवर में क्या है बताइए, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। जब आप व्रत रहते हो या फास्ट रहते हो तो आप खाना नहीं खाते हो,
तो आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो वही लीवर में ग्लूकोज के फॉर्म में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, तो वहाँ से आपके शरीर को संचित ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो वो आपकी कहाँ पे, सबसे डीप लेवल में जाए तो सेल लेवल में स्टोर होता है। तो ये संचित पदार्थ है ना। ठीक है, और इसी के साथ कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स जो अलग अलग क्रिया को करने में क्या करते हैं बताइए, मदद करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपको, है ना। कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, कोशिकांग और केंद्रक। कोशिकांग क्या, मैंने बताया ना, ये सारी यहाँ की जो चीजें हैं, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना। तो कुछ तो लिक्विड भरा रहता है, कुछ तो लिक्विड भरा रहता है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। तो वो छोटी छोटी चीजें जो कि उपापचय मेटाबॉलिज्म में जो एक्टिव रहती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या, नई सेल का बनना, पुराने सेल का खत्म होना। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इतनी सारी चीजें भाग लेती हैं और इतनी सारी चीजें भाग नहीं लेती हैं, उन्हें हमने देख लिया। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं केंद्रक। तो केंद्रक में आपने देखा जैसे वहां सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पे भी क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। आया समझ में। अब ये जो केंद्रक झिल्ली होती है, तो ये भी वही काम करती है जो वहाँ पे क्या करती है, आपकी सेल वॉल करती है। और इसी के साथ फिर आपका क्या होता है, आरएनए और डीएनए होता है। ठीक है, क्योंकि अंदर आरएनए और डीएनए है, तो केंद्रक झिल्ली देखेगी किसको लेना है और किसको क्या करना है बताइए, नहीं लेना है। आ रहा है समझ में। तो अब आपका जो आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए और डीएनए होते हैं। ठीक है, तो इसके भी क्या होते हैं बताइए, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। आरएनए की हम बात करें, आगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिर सेल डिवीजन में तो एक एक चीज बहुत डीप लेवल में लेके जाएंगे। ठीक है, तो शर्करा रहती है। ठीक है, शर्करा कौन सी रहती है, अगर हम बोलेंगे तो ये रहती है राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि राइबोस शर्करा कौन से फॉर्म में होती है, तो ये पेंटोस फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है, पेंटोस फॉर्म में होती है। पेंटोस फॉर्म क्या होता है, ठीक है, मुख्य रूप से शर्करा। ठीक है, तो आप देखेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु भाग लेते हैं, तो वही आपकी क्या होती है बताइए, शर्करा। यानी शर्करा किस किस से मिलकर के बनी होती है आपकी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो पेंटोस यानी कि जिस शर्करा में कार्बन के 5 भाग भाग लेंगे, जिस शर्करा में कार्बन का 5 पार्ट यानी कि 5 मतलब हिस्से यानी उसमें भाग लेते हैं, तो वो आपकी पेंटोस शर्करा कहलाती है। ठीक है, ये एग्जाम का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि राइबोस जो है तो किस फॉर्म की शर्करा है, तो पेंटोस फॉर्म की क्या है बताइए, शर्करा है। इसमें शर्करा होता है, फिर क्षार होता है, तो जो क्षार होता है वो N2 युक्त होता है। N2 युक्त यानी कि नाइट्रोजन युक्त होता है। क्या होता है बताइए, नाइट्रोजन युक्त होता है। नाइट्रोजन युक्त के बाद फिर अम्ल होता है, तो जो अम्ल होता है वो क्या होता है बताइए, फास्फोरिक होता है। फिर हम आरएनए और डीएनए के बारे में बहुत डिटेल में क्या करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यहाँ पे आपका एक सेल लेवल में क्या था बताइए, ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद तीसरा पार्ट जो होता है सेल का, वो क्या होती है, रिक्तियां होती हैं। क्या होती हैं, तीसरा पार्ट जो होता है वो रिक्तियां होती है। रिक्तियां मतलब क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है। स्पेस मतलब जैसे देखो ये कमरा है, अब इस कमरे में बाहर तुम्हारी सेल वॉल हो गई, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन के बाद मान लो हम लोग कक्षा में है, क्लासरूम में है, तुम लोग बैठे हो, तो उस कमरे में तुम लोग खूब सारे बैठे हो, तो तुम लोग जो खूब सारे हो गए तो उस क्लास में भाग ले रहे हो। तो वही तुम लोग जो भाग ले रहे हो, किसी का नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी का राइबोसोम है, किसी का सेंट्रियोल है। कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो पढ़ते हैं नहीं, तो सबसे किनारे निष्क्रिय बैठे हैं, बस क्लास में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उसी तरह वो मेटाबॉलिज्म में भी निष्क्रिय हैं। इसके बाद फिर केंद्रक है, तो केंद्रक में क्या है आपने देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी सेल में कई जगह जो खाली है, जैसे इस रूम में कई जगह खाली है जहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल की रिक्तियाँ, या क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी ओपन संरचना है सेल की, ठीक है, तो उस ओपन संरचना के जो बीच में, ठीक है, क्या कोशिका के अंदर ये रहती है, जहाँ पे जो खाली स्पेस रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तियाँ कहते हैं। इस प्रकार जो सेल का स्ट्रक्चर रहता है, इतने पार्ट से क्या है बताइए, मिलकर के क्या है बताइए, बनता है। चलिए जूम मीटिंग भी एंड होने वाली है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।
कल सुबह आपकी मॉडर्न इंडिया की क्लास रहेगी और ये अब आपका डेमो सेशन ख़त्म हो गया है। कल से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी जिसमें पहली क्लास बायो की लगेगी और दूसरी जो ओलंपिक स्टार्ट किया था उसी के आगे रहेगी, यानी आपको हर दिन 3 क्लास मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। पहली क्लास 10 से 11 मॉडर्न इंडिया की मिलेगी, दूसरी क्लास शाम को 7:30 से कल से लगेगी 7:30 से 9:30, जिसमें पहली क्लास बायो की मिलेगी और दूसरी स्पोर्ट्स की मिलेगी। आपका डेमो सेशन खत्म हो गया है, कल से रेगुलर क्लास टाइम टेबल पे लगेगी।